हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैंने पिछले 2 वीडियोस अच्छे से डिटेल में DSSB के लिए बनाए थे और आप लोगों ने देखा और उसको जो है क्वेश्चंस भी उसमें मैंने सिलेबस के साथ जो है वो बनाए थे। और फिर दोबारा से मैं अपनी प्रिय और आपकी प्रिय DSSB सुपर 30 क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ कल आई हूँ। इस बार जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो PGT लेवल के हैं, UPTGT PGT के और DSSB के और जो भी एग्ज़ाम है ये मतलब डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आए हुए PGT के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए क्वेश्चंस क्या हैं। शुरू के थोड़े से आसान हैं, उसके बाद थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, उसके बाद उनसे थोड़ा सा लेवल हाई है। तो देखिए क्वेश्चंस को उसके साथ साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगी और पढ़ते रहिए। लक्ष्य बिल्कुल अपने सामने रखिए, किसी भी चीज़ से भटकिए मत और जो पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास कीजिए। और जब भी आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। वो परेशानियां जो होती हैं ना वो केवल हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। तो उन परेशानियों से भटकिए मत, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड जो सही रास्ते पर हैं दे विल गेट वट एवर दे वॉन्ट टू। क्योंकि जब हम शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं ना तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है। आई नो दैट्स अ चीज़ी डायलॉग, मगर फिर भी मैंने बोल दिया। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। TGT PGT न्यू ऑनलाइन बैच ज्वाइन नाउ, ये हमारा ऐड है। देखिए भाई हम ऐड जरूर करते हैं अपना, अब ये आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन सेक्शन। चलिए पहला क्वेश्चन है, ये PGT के में आया हुआ क्वेश्चन है। आई थिंक 2009 या 10 में से किसी उसमें आया है, UP PGT में। इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ हिज एरा। Which of these is it said to be? ये कहा जाता है कि जो जूलियस सीजर है वो शेक्सपियर के समय कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिस वजह से जूलियस सीजर लिखी। आपको ये तो पता ही होगा कि जूलियस सीजर शेक्सपियर का रोमन प्लेज में से एक है। जूलियस सीजर के बाद उसका सीक्वेंस है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। तो जूलियस सीजर शेक्सपियर ने क्यों लिखा था, ऐसा क्या हुआ था कि शेक्सपियर को जूलियस सीजर लिखना पड़ा था? तो एक ये माना जाता है कि एक रिबेलियन हुआ था। सेकेंड अर्ल ऑफ एसेक्स थे, उन्होंने क्वीन के खिलाफ रिबेलियन किया था, यानी कि विद्रोह करा था, जिस वजह से ये प्ले लिखा गया था। तो ये है द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। सेकेंड ड्यूक ऑफ एसेक्स थे सेकेंड, और इन्होंने क्वीन के अगेंस्ट रिबेलियन किया था और इसीलिए इन्हीं मतलब वो चल ही रहा था उनका रिबेलियन, तो उसी से प्रभावित होकर शेक्सपियर ने जूलियस सीजर जो है वो लिखा है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉनिकल प्लेज वो वेरी पॉपुलर इन। तो सबसे पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्रॉनिकल प्लेज होते क्या हैं। क्रॉनिकल प्लेज, क्रोनो आप जानते हैं समय से लिया गया है। क्रॉनिकल प्लेज मतलब एक ऐसे प्लेज जिनकी थीम हिस्ट्री से ली गई हो, लूजली कनेक्टेड प्लॉट्स को ले लिया गया हो एक साथ। तो ये जो क्रॉनिकल प्लेस है यानी कि जो बेस्ड ऑन हिस्ट्री, दे वर वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। ये 16th सेंचुरी में ये बहुत पॉपुलर थे क्रॉनिकल प्ले। क्रॉनिकल जो लिया गया है ये लिया गया है क्रोनो से। क्रोनो मीन्स होता है टाइम, ये एक रूट वर्ड भी है, क्रोनो मीन्स टाइम। तो क्रॉनिकल प्ले विच आर बेस्ड ऑन हिस्ट्री, थीम हिस्ट्री में से ली जाती है और वो जो थीम है हिस्ट्री की, लूजली कनेक्टेड प्लॉट्स आर पुट टुगेदर, तो वो क्रॉनिकल प्लेज होते हैं एंड दे वर वेरी फेमस ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। तो इसका आंसर है आपका 16th सेंचुरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if we are marked to die, we are enough to do our country loss, and if to live the fewer men the greater share of honor. Who says this? ये लाइन्स कहाँ से ली गई है? ये हिस्ट्री प्ले है शेक्सपियर का, हेनरी फिफ्थ से ये लाइन ली गई है। These lines have been taken from the play Henry V.
देखिए, जब मैं पेपर जो है, जब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आती हूँ तो मैं पूरी कोशिश ये करती हूँ कि सारे फैक्ट्स और वो सब चेक करके, इतना पढ़ भी रखा है कि चीज़ें चेक करके और तब आपके सामने लाऊं। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स कि लोगों के पास जो क्वेश्चन आंसर वाली बुक्स हैं या कुछ हैं, उनमें ना आंसर्स गलत भी दे रखे हैं। अभी इसी का आंसर मैंने एक बुक देखी, आई वोंट टेक द नेम ऑफ दैट क्वेश्चन आंसर बुक। उसमें यूपी पीजीटी टीजीटी के क्वेश्चन पेपर्स हैं, सॉल्व्ड हैं, और उन्होंने इसका आंसर बेडफोर्ड दिया हुआ है, जबकि इसका आंसर किंग हेनरी जो है, किंग हेनरी फिफ्थ से ली गई हैं ये लाइंस। तो जब भी आप कभी अब मैं वही चीज़ आपसे कह रही हूँ कि किसी भी चीज़ को सिर्फ क्वेश्चन के आंसर रटने से नहीं होता है, कि आप उसको ना उस पर चीज़ों के उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। रट लेंगे, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा तो कहीं की कोई किसी ने जो गलत दे रखा होगा वो आप उसे मान लेंगे। तो दैट्स वाई इट्स वेरी नेसेसरी टू चेक द रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। अभी मुझसे किसी ने यूट्यूब पे ही एक क्वेश्चन भी पूछा था हाड्रियन वॉल के बारे में भी, तो उसका भी मैंने जवाब दिया है। तो जब भी आप कभी किसी चीज़ को मतलब कि पढ़ रहे हैं तो उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट ज़रूर देख लें। एक अच्छी जॉब की बात है, काहे को दो चार थोड़ा सा आलस के चक्कर में अपनी चीज़ों को खोएं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Now the next question is, who said there is no essential difference between the language of prose and that of the metrical composition? ये किसने कहा है कि प्रोज की लैंग्वेज में और metrical composition में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए? ये लाइंस कही गई हैं वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ये लाइंस वर्ड्सवर्थ की हैं। वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मीट्रिकल कॉम्पोजिशन, यानी कि प्रोज और पोइट्री के लैंग्वेज में कुछ खास फ़र्क जो है वो नहीं होना चाहिए। Which work was described by Keats as a feverish attempt rather than a deed accomplished? किस वर्क को कीट्स ने एक फीवरिश अटैम्प्ट कहा था, मतलब एक कच्चा पक्का सा वर्क जो है वो कहा गया था? तो ये कहा गया था एंडीमियन के बारे में। और एक मिनट, फेवरिश अटेम्प्ट ये एंडीमियन के बारे में कहा गया था। ये वही पोएम है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, जिसके लिए कीट्स को बहुत आलोचना भी बर्दाश्त करनी पड़ी थी। तो इसके लिए ही कीट्स से इसी के लिए कहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु यूज द एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम्ब? चार्ल्स लैम्ब जो है, चार्ल्स लैम्ब का सीनियर थे कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज। ये दोनों ही क्राइस्ट हॉस्पिटल नाम के स्कूल में पढ़े हुए थे। और एक पोएम है द लाइम बावर, इसका पूरा जो नाम है द लाइम ट्री बावर। द लाइम ट्री बावर एक कॉलरिज की पोएम है, द लाइम ट्री बावर। ये जो पोएम है द लाइम ट्री बावर, इसमें कॉलरिज ने ये एड्रेस करा है चार्ल्स लैम्ब को और जेंटल हार्टेड चार्ल्स कह के पुकारा है। तो ये जो लाइम ट्री बावर है, ये लाइम है, ये डी मत समझिएगा, दैट्स लाइम ट्री बावर। ये कॉलरिज ने कहा है चार्ल्स लैम्ब के लिए, और कॉलरिज को जो है वो उसके सीनियर थे चार्ल्स लैम्ब के, और उन्होंने अपनी पोएम द लाइम ट्री बावर में ये लाइंस कही हैं। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Shelley wrote a pamphlet at Oxford, The Necessity of Atheism. By whom was he inspired? Shelley के बारे में आप जानते हैं, he was a rebellion by nature, and when he was admitted to the university Oxford, he was expelled from there क्योंकि उसने वहाँ पर द नेसेसिटी ऑफ अथीज़म, मतलब एक ऑर्थोडॉक्स यूनिवर्सिटी में आपने नेसेसिटी ऑफ अथीज़म लिखेंगे तो more than whatever you expect from what do you expect from that university to do with you? तो वही शैले के साथ भी हुआ था, he was expelled, तो उसको निकाल दिया गया था। और लेकिन नेसेसिटी ऑफ अथीज़म ये बात हमारी कहानी यहाँ की नहीं है। कहानी ये है कि
नेसेसिटी ऑफ अथीज्म व्हेन शेले रॉट दिस पैम्फलेट, तो शेले किससे प्रभावित, किसकी फिलॉसफी से प्रभावित थे? तो शेले वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलॉसफी ऑफ डेविड ह्यूम. He was he was a scholar and उनकी जो he was a philosopher, और उनकी फ़िलॉसफी से प्रभावित होकर, ऐसा नहीं है शैले की डेविड ह्यूम की फ़िलॉसफी केवल नेसेसिटी ऑफ अथीज़म में ही देखने को मिलती है, इनके अलावा शैले की और पोएम्स में भी ये देखने को मिलती है. तो ये जो नेसेसिटी ऑफ अथीज़म है ये प्रभावित थी ह्यूम की पॉलिसी से. ठीक है. Now the next one is, who has a love of mystifying and putting his readers on a false accent? किसकी ये हैबिट थी कि रीडर्स को एक मिस्टिफाइंग, लव ऑफ मिस्टिफाइंग एंड पुटिंग हिज रीडर्स ऑन अ फॉल्स एक्सेंट, तो असेंट पे ले जाके छोड़ने की. तो ये हैबिट थी चार्ल्स लैम्ब की. चार्ल्स लैम्ब की ये हैबिट थी. और आपको मैं ये बताऊं, जैसे मैंने जहाँ पे एक और किताब में देखा था, उन्होंने लिंड जो है वो दे रखा था, और ये जो है चार्ल्स लैम्ब का था, और कि ही हैज़ अ लव ऑफ मिस्टिफाइंग एंड पुटिंग हिज रीडर्स ऑन अ फॉल्स एसेंट. तो ये लैम्ब की एक हैबिट थी. तो याद रखिएगा, तभी मैं आपसे कह रही हूँ कि रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट जरूर चेक करना ज़रूरी है. Arnold's celebrated poem, The Scholar Gypsy, is based on an old legend narrated by Glanville Inn. ये ग्लैनविल ने एक वर्क लिखा है, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग. इसमें स्कॉलर जिप्सी का एक इंसिडेंट है. एक स्कॉलर था ऑक्सफोर्ड का, जो प्रेफरेंसेस से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था. एक पुअर स्कॉलर था. तो आखिरकार उसने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और वो जिप्सीज़ के साथ जाके उनके तौर तरीके सीखने के लिए उनमें जाके मिल गया. तो ये जो लेजेंड है, इट इज़ नरेटेड बाय ग्लैनविल इन द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, और वहीं से आर्नल्ड ने अपनी पोएम द स्कॉलर जिप्सी के लिए प्रेरणा जो बनी है वो यही पोएम है, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग. I am asked to write my reminiscence of a famous novelist about whom does the author Somerset Maugham says this in context of his novel Cakes and Ale. तो चलिए बात करते हैं. पहले हम बात कर लेते हैं सोमरसेट मॉगम की नावल केक्स एंड एल की. ये जो टाइटल है ये ट्वेल्थ नाइट से लिया गया है, और इसका जो है द स्केल्टन इन द कबर्ड इसका सब टाइटल है, द स्केल्टन इन द कबर्ड. और ये ट्वेल्थ नाइट के डायलॉग से लिया गया है. सर टोबी बेल्च का जो डायलॉग है कि अगर इफ़ यू कुछ वैसे है, इस समय डायलॉग तो मुझे याद नहीं है, तो वो वहीं से ये ट्वेल्थ नाइट के डायलॉग से जो है वो लिया गया है. और ये इसका जो सबटाइटल है दैट इज़ द स्केल्टन इन द कबर्ड. और ये इसमें प्रीफेस में ये कहा गया है कि आई एम आस्क्ड टू राइट माई रेमिनिसेंस, कि मुझसे कहा गया है कि मैं अपने जो संस्मरण हैं वो बताऊं एक फेमस नॉवलिस्ट के बारे में. टॉमस हार्डी के बारे में उन्होंने ये चीज़ कही है. उनकी मृत्यु उससे कुछ ही समय पहले हुई थी, और टॉमस हार्डी को उन्होंने इसमें याद जो है वो किया है. In the year 1872, a week or two before Thomas Hardy's 32nd birthday, one of his books was published which confirmed Hardy in his profession as a writer. Which book was it? तो बात करते हैं कि जब भाई हार्डी के 1872 में जब एक या दो हफ्ते पहले हार्डी के 32nd बर्थडे से पहले एक किताब पब्लिश हुई, जिस किताब ने हार्डी को एक अच्छे नॉवलिस्ट की श्रेणी में ला के खड़ा कर दिया. तो ये है इसका आंसर है, दैट इज़ अंडर द ग्रीनवुड ट्री. ये इसका आंसर है अंडर द ग्रीनवुड ट्री. ये जो टाइटल है ये शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट में एक सॉन्ग है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, वहाँ से लिया गया है. और हार्डी को इस नावल ने एक अच्छे खासे नॉवलिस्ट की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था. तो मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. ये सारे पीजीटी के क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं. द क्वेश्चन ऑफ विमेंस राइट एंड हर स्फेयर
एंड देयर्स फेयर होना चाहिए था, लेकिन जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ था वैसा ही लिख दिया गया है। एंड हर स्फेयर हैड बीन एजिटेटिंग द माइंड्स ऑफ मेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, टेनिसन एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन इट। औरतों की पढ़ाई लिखाई, उनके राइट्स के बारे में टेनिसन, जो कि जाने जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं विक्टोरियन एरा के, टेनिसन जो कि विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक पोएम लिखी है द प्रिंसेस। ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, प्रिंसेस अ मेडले, जिसमें उन्होंने औरतों के अधिकारों के बारे में बात करी है और उनकी एजुकेशन के बारे में बात करी है। तो ये पोएम है द प्रिंसेस अ मेडले। Let knowledge grow from more to more, but more of reverence in us dwell. In which poem of Tennyson do we find these lines? आपको ये पता होगा कि टेनिसन ने एक पोएम लिखी है इन मेमोरियम। उन्होंने ये पोएम लिखी थी अपने दोस्त आर्थर ह्यू हॉलम को कमेमोरेट करने के लिए, और उनकी मृत्यु, ये पोएम बहुत लंबे समय तक मतलब वो लिखते रहे, इस पर काफ़ी काम जो है वो हुआ, और ये 1833 में शुरू करी गई थी, 1849 में ख़त्म हुई, 1850 में पब्लिश हुई। ये पोएम ने 17 साल का टेन्योर लिया। ये लाइंस वहीं से ली गई हैं इन मेमोरियम से। लेट नॉलेज ग्रो मोर टू मोर, कि नॉलेज जो है वो बढ़ती चली जाए, बट मोर ऑफ रेवरेंस इन अस ट्वेल, बट हमारे अंदर सम्मान कायम रहना चाहिए। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। And the next question is, who said about Keats? He is with Shakespeare. किसने कीट्स को कंपेयर करा है, शेक्सपियर के समकक्ष समझा है? तो that is none other than मैथ्यू आर्नल्ड। ये मैथ्यू आर्नल्ड ने जो है वो समझा है, ये मैथ्यू आर्नल्ड का है। Now the question is, in Matthew Arnold's Culture and Anarchy, the term Philistines is used for. अब अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैथ्यू आर्नल्ड ने कल्चर एंड अनार्की में 3 क्लासेस को लिया है, द बार्बेरियंस, द फिलिस्तीन्स एंड द पॉपुलेस। ठीक है, ये जो टर्म ली हैं, द बार्बेरियंस, द फिलिस्तीन्स एंड द पॉपुलेस, तो बार्बेरियंस में उन्होंने एरिस्टोक्रेटिक क्लास को रिप्रेजेंट करा है, और फ़िलिस्तीन्स में उन्होंने मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करा है, और पॉपुलेस में उन्होंने वर्किंग क्लास को। वैसे जो फ़िलिस्तीन वर्ड होता है उसका मतलब होता है सभ्य, और ये यूज़ किया शॉपकीपर्स के लिए, तो उन्होंने ये जो टर्म यूज़ करा है इंग्लिश मिडिल क्लास के लिए यूज़ करा है फ़िलिस्तीन्स। A poet laureate said, I do not think that since Shakespeare there has been such a master of the English language as I. अब चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं। ये क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ रखा था कभी, तो ऐसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, तो कहीं पर उसका आंसर, एक अच्छी स्टैंडर्ड किताब में उसका आंसर टेड ह्यूज दिया हुआ था। तो मैंने कहा यार मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा टेड ह्यूज इसके बारे में, तो मैंने फिर दोबारा से पढ़ा। देन आई गॉट टू नो कि ये लाइंस टेड ह्यूज की नहीं है, ये टेनिसन की लाइंस हैं। ये एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा है कि आई डोंट थिंक दैट सिंस शेक्सपियर देयर हैज़ बीन सच अ मास्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा घमंड लग रहा है कि मुझे नहीं लगता कि शेक्सपियर के बाद किसी और ने इतनी इंग्लिश में मास्टर करा है जैसे कि जितना कि मैंने। तो दैट पोएट लॉरिएट वाज नन अदर देन टेनिसन। ये टेनिसन की लाइंस हैं। Who among the following was a contemporary of John Milton and wrote The Worthy Communicant? It is said that his prose can be read easily when Milton must be studied. ये किसके बारे में कहा गया है? एक ऐसे बुक का नाम देके बता दिया गया है। एक राइटर हैं जिनका नाम है जेरेमी टेलर। इन्हें कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ द डिवाइन्स। ये क्रॉमवेल के समय पे थे। इनको कहा जाता है कि इन्होंने, ये जॉन मिल्टन के कंटेम्प्रेरी थे, इन्होंने ये बुक लिखी है द वर्दी कम्युनिकेंट, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको तब पढ़ा जा सकता है जब मिल्टन पहले से पढ़ा हुआ हो। तो ये कहा गया है जेरेमी टेलर के बारे में।
Now the next question is, who is the author of the statement, the 19th century dislike of realism is a rage of Caliban seeing his own face in the class? ये लाइंस किसके द्वारा कही गई हैं कि 19th century dislike of realism, ऐसा लगता है 19th century जो रियलिज्म को देखना नहीं चाहती, ऐसा लगता है कि जैसे कैलिबन, आपको पता है ये टेम्पेस्ट का जो कैरेक्टर है कैलिबन, हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल, कैलिबन ने अपना चेहरा मिरर में देख लिया और वो देखना ना चाहता हो। तो ये किसने कहा है? ये कहा है ऑस्कर वाइल्ड ने। ऑस्कर वाइल्ड ने अपने वर्क द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे में कहा है, जो कि उनका नावल है, उसमें उन्होंने ये बात जो है वो कही है कि द 19th century dislike of realism. In tracing the history of English poetry, Thomas Gray's Progress of Poesy invokes a major poet as follows. कि अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री को देखें तो टॉमस ग्रे ने प्रोग्रेस ऑफ पोइजी में एक मेजर पोएट को ऐसे आवाहन करा है, नॉट सेकेंड ही that rode sublime on the seraph wings of ecstasy, the secrets of the abyss to spy. Who is he? जिसने कंपेयर करा है, कहा कि कोई किसी मामले में सेकंड नहीं है, जो सबलाइम डिवाइन पे जो है अपॉन द सेराफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी, कि जो परम आनंद के विंग्स पर जो है वो सवारी करता है, वो कौन है वो पोएट? तो वो कहा किसके बारे में? जॉन मिल्टन। दैट इज सेड अबाउट जॉन मिल्टन। ये कहा है टॉमस ग्रे ने प्रोग्रेस ऑफ पोएजी में, किसके बारे में? मिल्टन के बारे में ये कहा गया है। द पोएट हुज वर्क रेस्क्यूड J.S. मिल फ्रॉम सीवियर मेंटल डिप्रेशन। ये क्वेश्चन एक बार इस तरीके से आया था कि किसने कहा है कि हिज वर्क एज अ मेडिसिन फॉर मी, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो उसमें J.S. मिल इसका आंसर है। जॉन स्टुअर्ट मिल, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अक्यूट डिप्रेशन, और उनको विक्टोरियन 19th सेंचुरी को ये बिलोंग करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था। और व्हेन ही स्टार्टेड रीडिंग वर्ड्सवर्थ, जब उन्होंने वर्ड्सवर्थ को पढ़ना शुरू किया तो उनका डिप्रेशन जो है वो कम होने लगा, और उन्होंने ये मानते हैं कि उनके वो डिप्रेशन से निकालने में वर्ड्सवर्थ की बहुत बड़ी भूमिका है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल सीवियर मेंटल डिप्रेशन से किसके वर्क्स पढ़कर वापस आ पाए थे? दैट वाज विलियम वर्ड्सवर्थ। द बुक ऑफ जॉन रस्किन विच इन्फ्लुएंस्ड गांधीज आउटलुक। जॉन रस्किन ने एक किताब लिखी है अनटू दिस लास्ट। ये किताब जो है वो इकोनॉमी पर लिखी गई एक किताब है, एस्से है और किताब है। जब जॉन रस्किन ने ये किताब लिखी थी उसके लिए उन्हें सीवियर क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ा था, लेकिन महात्मा गांधी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो अनटू दिस लास्ट जो वर्क है रस्किन का, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी। दैट इज अनटू दिस लास्ट। डॉक्टर जॉनसन डिफेंड शेक्सपियर्स वायलेशन ऑफ द यूनिटीज़ ऑन ग्राउंड्स ऑफ। आपको पता होगा कि जो भी प्ले होता है उसमें 3 यूनिटीज़ होती हैं, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। शेक्सपियर की ये हैबिट थी कि उन्होंने कुछ 2 प्लेस को छोड़कर बाकी सब में यूनिटीज़ को बहुत अच्छे से वायलेट किया। पर डॉक्टर जॉनसन ने उनको डिफेंड करते हुए लिखा है कि शेक्सपियर यूनिटीज़ को वायलेट क्यों करते थे। उनका वायलेट करने का रीज़न था कि रीडर्स एबिलिटी टू रिकन्स्ट्रक्ट, कि रीडर्स जो हैं उसे रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें, इसीलिए वो यूनिटीज़ में वायलेशन कि रीडर्स के लिए स्थान छोड़ने के लिए। द नेक्स्ट वन इज विच आर्थरियन नाइट रिकवर्स द होली ग्रेल। एक तो हम बात करते हैं ये किंग आर्थर की कहानियाँ, पहले मोटेड आर्थर टॉमस मेलोरी का लिखा हुआ प्रोज रोमांस है, फिर टेनिसन ने लिखी है द आइडल्स ऑफ द किंग, और उसमें उन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स जो हैं वो इंक्लूड करी हैं। ये होली ग्रेल क्या है? एक्चुअली कोई कहता है ये प्लेट है, कोई कहता है ये कप है। ये वो चीज़ है जिससे क्राइस्ट ने लास्ट सपर जो है वो लिया था। तो जिसको भी वो होली ग्रेल मिल जाए, तो होली ग्रेल को किसने जो है वो प्राप्त किया? बहुत से लोग इसकी तलाश में गए, यानी कि जो राउंड टेबल नाइट्स थे, और किसको ये मिला? तो जब सर गलाहाद ने
जब टूटी हुई तलवार को मेंट करा तो ये होली ग्रेल जो है उनको ही रिकवर्स द होली ग्रेल सगराहत, ये सब आर्थरियन लेजेंड्स हैं। Now the next question is the source of E.M. Foster's title Where Angels Fear to Tread is। एक ये आप लोगों ने ये पढ़ा होगी, ये एक satirical title है where angels to fear to tread in, fools rush in where angels fear to tread। ये लाइन जो ली गई है ये पोप का एक पोएम है, एस्से ऑन क्रिटिसिज्म, और वहीं से ये लाइंस जो हैं वो ली गई हैं। हाँ जी, एक पोप की पोएम एस्से ऑन क्रिटिसिज्म से ये लाइंस ली गई हैं और ये 1711 में लिखी गई पोएम थी जिसमें उन्होंने एक मजाक उड़ाया था कि फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। मतलब कम एक्सपीरियंस मूर्ख लोग वो काम कर जाते हैं जो एक्सपीरियंस लोग करने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो यहीं से ये टाइटल लिया था E.M. फॉस्टर ने अपने वर्क वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। Now the next question is the phrase sweetness and light was first used by। देखिए ये जो फ्रेज है स्वीटनेस एंड लाइट ये सबसे पहले यूज़ किया गया था जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा अपने वर्क बैटल ऑफ बुक्स में, और इसमें एक ये सटायरिकल वर्क है क्लासिकल लर्निंग के और न्यू लर्निंग के बीच में, और उसमें स्विफ्ट ने ये वर्ड यूज़ करा है स्वीटनेस एंड लाइट। उसके बाद इसे फेमस बनाया था मैथ्यू आर्नल्ड ने। ठीक है, मैथ्यू आर्नल्ड ने अपने कल्चर एंड एनार्की में इसे फेमस बनाया, बट इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय स्विफ्ट। I have measured out my life in coffee spoons is a statement made by। मुझे लगता है कि जो भी ये पेपर सेट करते हैं, चाहे नेट का हो, DSSB का हो, PGT का हो, T.S. इलियट लोगों को बड़ा पसंद है। तो T.S. इलियट जो कि मॉडर्न एज के पोएट हैं और उन्होंने एक पोएम लिखी है द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock, जो कि एक इंटीरियर मोनोलॉग है जिसे प्रूफ्रॉक केवल सोचते ही रहते हैं कि औरतें जो हैं वो इसके बारे में बात कर रही हैं मगर मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो द इवनिंग इज़ एथराइज लाइक द इवनिंग इज़ स्प्रेड लाइक अ एथराइज्ड पेशेंट, ये बहुत फेमस लाइन है इस पोएम की। और यही एक फेमस लाइन और भी है कि आई हैव मेजर्ड माई लाइफ विद आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ इन कॉफ़ी स्पून्स, कि जित कॉफ़ी स्पून से मैं अपनी लाइफ को मेज़र करता हूँ। तो ये लाइन्स हैं किसकी? द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock which is written by T.S. Eliot। कर्टेन रेजर वॉज अ टर्म ओरिजिनली यूज टू डिस्क्राइब। कर्टेन रेजर प्ले एक ऐसा प्ले हुआ करता था कि जो प्ले के पहले हुआ करता था, वन एक्ट प्ले हुआ करता था, दैट इज नोन एज कर्टेन रेजर। तो ये है आपका कर्टेन रेजर, द वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले के शुरू होने से पहले एक वन एक्ट प्ले, ये लिटरेरी टर्म है। द ऑथर ऑफ अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन, ये किसने लिखा है? एक्चुअली ये जो वर्क है ये फेमिनिज्म पे लिखा गया पहला वर्क है। मतलब सॉर्ट ऑफ फेमिनिस्ट राइटिंग है, हालांकि फेमिनिज्म तो काफ़ी लेट आया, लेकिन ये एक प्रीकर्सर माना जाता है फेमिनिस्टिक राइटिंग का। ये लिखा है मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट ने, जो कि विलियम गॉडविन की वाइफ थी, और उन्होंने ये वर्क लिखा था मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट ने। मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट ने ये वर्क लिखा था द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन, जिसमें विमेन और मेन की ड्यूटीज़ को अलग अलग डिफाइन किया गया है। Now the next question is barren desert to untainless and dry by Milton is an example of। अपने एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसका नाम होता है टाउटोलॉजी। इसका मतलब होता है कि रेडंडेंट एक्सप्रेशन, एक ही बात को अलग अलग तरीके से एक ज़्यादा वही वर्ड्स को यूज़ करके बोलना जो चीज़ है। अब बैरन एंड डेजर्ट, डेजर्ट इज़ डेजर्ट बैरन ही होता है,
उसके बाद उसमें ड्राई भी लगा दिया। तो जब एक ही बात को हम जो है उसके साथ रेडेंडेंट फ्रेजेस या वर्ड्स यूज़ करते हैं, यानी कि जो चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है उसे क्या कहा जाता है, दैट इज़ नोन एज टाउटोलॉजी। तो इसका आंसर है टाउटोलॉजी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड किड स्पोर्टिंग किड। आप जानते होंगे कि यूनिवर्सिटी विट किड, और जिनका बहुत फेमस वर्क है स्पेनिश ट्रेजेडी, जो उन्होंने सेनेका से प्रभावित होकर लिखा था। और किड को स्पोर्टिंग किड किसने कहा है? किड को स्पोर्टिंग किड कहा है बेन जॉनसन ने। तो आई होप कि ये सीरीज़ भी आपको ये 30 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो भैया ऐसा है, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी कर लिया करो। PDF मेरे पास इसकी नहीं है, आप लोग थोड़ा सा तो खुद भी लिखो, क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, आपके भी दिमाग में बैठेगा। डोंट आस्क फॉर PDFs, आई डोंट हैव दैट। और अगर आप वो कह रहे हैं कि टेलीग्राम का लिंक नहीं चल रहा है, तो दैट वी विल चेक इट आउट कि चल रहा है लिंक या नहीं चल रहा है। लेकिन जितनी मेहनत करेंगे ना, फल भी उतना ही मीठा मिलेगा और आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए।